हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरेश संदर। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। आज हम लोग मिलकर अपने गोल की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। गोल आप लोग सेट तो कर चुके ही होंगे। गोल अगर सेट किए हैं तो उसके लिए एफर्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप गोल सेट कर लिए और फिर एफर्ट नहीं किए तो वो बाद में चल के रिग्रेट में बदल जाएगा, आपको पछतावा होगा। तो जो आप गोल सेट किए हैं उसके लिए कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट करना होगा, मेहनत करनी होगी। चाहे आप कुछ ही घंटे पढ़े पर रेगुलरली पढ़े, वो डेली आपको करना होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि फाउंडेशन बैच में जब हम थे तो हम ऐसे ही मजे में निकाल दिए अपने स्टडी को, कुछ मेहनत नहीं की ज्यादा। सोचे कि 11-12 है, ये तो मतलब आसान ही होगा। फिर बाद में चल के जब नीट का एग्जाम दिए तो वैसा रिजल्ट आया नहीं, मुझे एक साल टारगेट करना पड़ा। तो जो आप गोल सेट करते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली मेहनत करें, डेली मेहनत। गोल सेट करने के बाद आप मेहनत तो करेंगे, पर उससे ज्यादा आप सोचेंगे कि क्या रिजल्ट होगा मेरा, क्या इस साल सिलेक्शन होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो वो सोचना नहीं है, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में, मेहनत करना हमारे हाथ में है। ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग एक कहावत सुने ही होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो बस मेहनत करते जाइए, और रिजल्ट अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं, उसमें अपना बेस्ट देते हैं, अगर उसके प्रति आप सच में लगन दिखाते हैं, तो पक्का है कि आपका ड्रीम कॉलेज भी मिल सकता है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो बस मेहनत करते जाइए। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हम लोग बात किए थे सेल थ्योरी के बारे में, इंट्रोडक्शन दिए थे हम लोग। तो आज हम लोग सेल थ्योरी के बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बेस्ड ऑन साइज। प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अलग है, यूकैरियोट्स में क्या अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे। फिर ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे डाउट्स को क्लियर करने का, और चैनल के साथ बने रहिए। कल हम लोग बात किए थे सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, किन किन साइंटिस्टों ने सेल के बारे में बताया, सेल के बारे में जो बताए। फिर हम लोग सेल थ्योरी के बारे में जाने थे, साइंटिस्टों ने इसे बताया था। इसमें 2 साइंटिस्ट हम लोग बताए थे, मैंने बताया था स्वान और स्क्लेडन। फिर एक थर्ड साइंटिस्ट थे रुडोल्फ, जिन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था। हम लोग इन 3 साइंटिस्ट के बारे में जाने थे सेल थ्योरी में, स्वान, स्केल्डन और रुडोल्फ, जिन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था 1855 में। आज हम लोग इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, मेरा ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूं, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कवर है पूरा, लाइन बाय लाइन मैं बताऊंगा सारे पॉइंट्स को। आप लोग देखिएगा तो लगेगा कि ये पूरा एनसीईआरटी है जब रीडिंग दीजिएगा तो। और मैं कुछ अलग पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसे मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बाहर आ सकते हैं, वो पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा। तो अभी तो टाइप्स ऑफ सेल्स एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं बताऊंगा। इसमें 2 तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ये आप पहले से ही जानते होंगे, 10th में भी पढ़ाया जाता है, 9th में भी, और यही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और अभी भी जो नीट के लिए भी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का मतलब पहले समझना है कि प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है। और एक कॉमन आप लोग जानते होंगे, अगर कोई पूछेगा कि टाइप्स ऑफ सेल्स बताइए तो सारा यही बताता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये बताते हैं सारे लोग। पर ये तो दोनों यूकैरियोट्स में आता है, ये तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। पहले हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। इनमें ज्यादा अंतर नहीं, इसमें सिर्फ सेल वॉल का अंतर है, ये आप लोग जानते होंगे। मेन डिफरेंस इसमें है और इसी को समझना है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, अगर कोई पूछेगा आपसे कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है, तो आप लोग जैसा जानते होंगे बताइएगा कि एक में मेम्ब्रेन होता है,
एक में मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, पर जो दोनों में कॉमन है वो है न्यूक्लियस। दोनों में कॉमन है वो है न्यूक्लियस। तो ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। पहले हम लोग जानते हैं जो दिया हुआ है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो मैं बता देता हूं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। पहले जो बताया गया है एनसीईआरटी में वो बताया गया है कि ओनियन सेल और चीक सेल के बारे में। अनियन सेल और चीक सेल के बारे में, इन दोनों पे हम लोग स्लाइड भी बनाते हैं 9th में और 10th में। इसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर कि कैसा है। तो हम लोग मेन डिफरेंस जो कवर करते हैं, इसमें सेल वॉल रहते हैं, सेल वॉल रहता है, इसमें सेल वॉल नहीं रहता है, क्योंकि एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। तो ये है, और इसमें एक मेम्ब्रेन रहता है। दोनों में जो कॉमन रहते हैं वो है मेम्ब्रेन। पूरा सेल जो है वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर से बाउंड रहता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, आपको याद रखना है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये आपको याद रखना है। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको कहते हैं हम लोग डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जो सेल वॉल के अंदर होता है। मैं फिगर बनाऊंगा अभी सेल का, तो उसमें देखेंगे। ये सेल वॉल के अंदर होता है और ये क्या करता है, सेल के बाउंड्री को रोकता है। ये बाउंड्री एक, इसका मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री को जो लिमिट करे, जो फैलने ना दे। तो ये सेल के साइज को मेंटेन रखता है, मतलब उसको बदलने नहीं देता है। तो उसी को कहा जाता है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, है ना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा गया है जो सेल वॉल के अंदर है। तो ये जो है वो कॉमन रहता है सारे सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, ये कॉमन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहता है सारे सेल्स में। वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, वो हम बाद में बात करेंगे कि मेम्ब्रेन किस में होता है किस में नहीं होता है, जब हम इसका डिफरेंस बताएंगे। पहले ये है, इसमें क्या रहता है आप लोग जानते होंगे, इसको कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। बाद में हम सारे ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस ये ऑर्गेनल जो कॉमन है, ऑर्गेनल्स उसको कहते हैं, मतलब जितना भी सेल का कंपोनेंट है बहुत सारा आप लोग जानते होंगे, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे हैं जो सेल और ऑर्गेनल्स हैं जो मिलके सेल बनाते हैं और सेल को सपोर्ट करते हैं। तो वैसे कंपोनेंट जो मदद करे सेल को, वो ऑर्गेनल्स में आते हैं, उसको ऑर्गेनल्स कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स। जैसे आदमी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे वैक्यूल्स हो गया वो स्टोर करने में मदद करेगा, राइबोसोम हो गया वो प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लियस हो गया ये कंट्रोल करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारा है। तो वो अलग अलग काम करते हैं ऑर्गन्स की तरह। जैसे हम लोग के बॉडी में ऑर्गन्स हैं आप लोग जानते हैं, तो वैसे ही ऑर्गेनल्स हैं। तो न्यूक्लियस उनमें से एक ऑर्गेनल्स है जो सारे सेल में कॉमन है, जो सारे सेल में कॉमन है, कॉमन ऑर्गेनल्स इन ऑल सेल। इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है ना। इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, अब ये क्वेश्चन है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रहता है वो क्या है, क्रोमोसोम। उसमें न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं क्रोमोसोम। आप लोग जानते हैं क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल जो जीन को ट्रांसफर करता है, ये भी बाद में बताएंगे, पर आप लोग ऐसे तो जानते होंगे जनरली कि क्रोमोसोम किसको कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो क्रोमोसोम डीएनए को मिला के ही क्रोमोसोम बनता है। डीएनए फॉर्म करता है, जब कॉइल हो जाता है तो वो क्रोमोसोम बनता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये जो क्या करता है, ये कैरेक्टर को, हम लोग के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है कि कौन प्रोटीन बॉडी में बनना है, उसका यूज होगा, फिर वो कैरेक्टर को शो करेगा। तो इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो आप ये बता दीजिएगा अगर कोई पूछेगा, अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, उससे क्या होता है, जीन रहते हैं इसमें,
जो कंट्रोल करते हैं और भी फंक्शन है, इसलिए इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है। फिर इसी में है ऑर्गेनल्स में ही थोड़ा ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग अलग अलग बात करेंगे, उसके बारे में अलग अलग टाइप्स है, उसके क्या फॉर्मेशन है, कंपोनेंट है, कैसे बनता है, क्या काम है, वो तो बताएंगे ही। अभी क्या है कि न्यूक्लियस जैसे कॉमन है वैसे और भी ऑर्गेनल्स हैं। एक है राइबोसोम, एक है राइबोसोम जो दोनों सेल में कॉमन है। पहला था न्यूक्लियस जो कॉमन था दोनों में, दूसरा क्या है राइबोसोम, राइबोसोम ये सेकंड ऑर्गेनल है जो दोनों सेल में कॉमन। सेकंड ऑर्गेनल जो है वो है राइबोसोम, इसको कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। इसका काम है, जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, मेन का यही काम है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है सेल का, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जितना भी प्रोटीन बनते हैं सेल में वो राइबोसोम से ही बनते हैं, वो आगे बताऊंगा। प्रोटीन फैक्ट्री इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही जो है ऑर्गेनल्स वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये भी कॉमन है, पर दोनों का जो दोनों सेल में रहते हैं उसके टाइप्स अलग हैं, 70S 80S। पर ये अभी जानिए कि ये कॉमन ऑर्गेनल है न्यूक्लियस के बाद। इन सारे जो मैं बता रहा हूं ऑर्गेनल्स अभी, उन सारों को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा अभी। फिर और भी ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, लाइजोसोम और वैक्यूल्स, और भी बहुत हैं। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंड तो ये भी था, न्यूक्लियस भी था, पर ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब एक मेम्ब्रेन से कवर है। ये सारे ऑर्गेनल्स जो है एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, मतलब उन ऑर्गेनल्स के चारों ओर एक बाउंड्री होगा जो सारे अलग अलग चीजों से सेपरेट करेगा। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लिए ये सेल है, यहां आपको वैक्यूल्स दिख रहा है, यहां आपको वैक्यूल्स दिख रहा है, और यहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो इन दोनों को अलग कौन करेगा? इसका कंपोनेंट इसमें चला जाएगा, इसका कंपोनेंट इसमें चला जाएगा, साइटोप्लाज्म रहता है। तो ये दोनों मिक्सअप ना हो, इसके लिए अलग अलग सारे को बाउंड्री, मतलब सारे का बाउंड्री है जो अलग अलग उसको सेपरेट करते हैं। तो ये बाउंड्री रहता है सबका, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब जो एक बाउंड्री से, एक मेम्ब्रेन से सेपरेट है, अलग अदर ऑर्गेनल्स है। तो ये सारे जो रहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। ये तो मेन डिफरेंस है कि मेम्ब्रेन बाउंड इसमें कोई नहीं होता है, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो इसमें नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस मिलता है, पर इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, प्रोकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है। पर ये जानिए कि ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। जो दो कॉमन है ऑर्गेनल्स वो मैंने बता दिया, न्यूक्लियस और राइबोसोम, जो दोनों सेल में मिलेंगे, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक कंट्रोल रूम है, एक प्रोटीन सिंथेसिस है, दोनों के बिना सेल नहीं चल सकता है। अगला जो मेन है इंपॉर्टेंट सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। जो मेन इंपॉर्टेंट है सेल का, न्यूक्लियस के बाद ही, राइबोसोम तो बाद में आएगा, न्यूक्लियस के बाद जो है इंपॉर्टेंट, या कहिए उससे पहले ही, वो है साइटोप्लाज्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना भी सेल का फंक्शन होता है, जितना भी फंक्शन होता है, जितना भी केमिकल का ट्रांसफर होता है, केमिकल का फॉर्मेशन होता है, वो सारे साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं। इसको कहा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसको कहा जाता है मेन एरिना ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आएगा, विच इज कॉल्ड द मेन एरिना ऑफ द सेल, तो साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी फंक्शन है सेल का वो किसमें होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ये क्या है? ये है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स,
यह है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मतलब समझ ही रहे होंगे, हल्का फ्लूइड टाइप का है ना। ये क्या करता है, इसी में सारा ऑर्गेनल जो है वो फ्लोट करते रहता है। जैसे ये सेल है, पूरा साइटोप्लाज्म है, मोस्ट ऑफ दी जितना सेल का स्पेस रहता है वो साइटोप्लाज्म से कवर रहता है। इसी में सारे ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ गोल्गी बॉडी हो गया, यहाँ लाइजोसोम हो गया, यहाँ वैक्यूल्स हो गया, यहाँ न्यूक्लियोलस हो गया, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड मेन एरिना ऑफ द सेल, मतलब सारा फंक्शन यही इसी में होगा। तो ये तीसरा है जो कॉमन है, न्यूक्लियस। ये तो ऑर्गेनल्स है, ये ऑर्गेनल्स नहीं है, ये कॉमन है। तो साइटोप्लाज्म कॉमन होगा, इसको मेन एरिना ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें फंक्शन होते हैं, जो एक टर्म आता है आप लोग जानते होंगे, एक टर्म आप लोग सुने होंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन मतलब क्या है, डिफिनेशन क्या है। एक केमिकल दूसरे केमिकल में बदल रहा है, दूसरे केमिकल में बदलना, एक केमिकल का दूसरे केमिकल में बदलना, दूसरे का तीसरे में बदलना, दूसरे का तीसरे में बदलना, या फिर इसका इसमें आ जाना। मतलब जो कन्वर्जन है, या तो टूट के या जुट के, मतलब या तो ब्रेक होके, या तो ब्रेकअप होके, या एडअप होके। या तो ब्रेकअप होके या एडअप होके, ब्रेकअप वो मत समझिएगा, या तो ब्रेकअप होके या एडअप होके। अगर दोनों मतलब नया केमिकल बन रहा है, उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मींस कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल इनटू अनदर्स एंड अनदर इनटू अनदर इन द साइटोप्लाज्म और सेल, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और ये दो फंक्शन का बना हुआ है, मतलब इसके अंदर दो आते हैं। क्या क्या है वो, इसका मतलब समझ गए, कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल इनटू अनदर केमिकल इन द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर दो आते हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। तो इसके अंदर दो आते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या है, कैटा मतलब आप थोड़ा लग रहा है इससे टूटने वाला, है ना, ब्रेक। एना मीन्स बन के, ए से एड याद रखिएगा, है ना। तो एनाबॉलिज्म मीन्स बन के, कोई दो केमिकल मिलके एक तीसरा केमिकल बना रहा है, उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म मतलब एक केमिकल टूट के दो अलग केमिकल में बदल रहा है या नया केमिकल बना रहा है, उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मतलब बनना या टूटना, है ना। तो ये क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिविंग वर्ल्ड में पढ़ना था हम लोग को। ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर ये किसी में नहीं हो रहा है, सारे नॉन लिविंग में ये नहीं होता है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। ये लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये क्या करता है, क्या में मदद करता है, ये सेल को अलाइव रखने में मदद करता है, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में मदद करता है। अगर ये ना हो तो सेल या ऑर्गेनिज्म कब का मर चुका होगा। ये क्या करता है, किसमें मदद करता है, लिविंग स्टेट को मेंटेन करने में, लिविंग स्टेट को मेंटेन करने में। तो ये होता, फिर से हम इसको पूरा समझा देते हैं। साइटोप्लाज्म को कहते हैं मेन एरिना ऑफ द सेल, जिसमें सारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है, सारा केमिकल टूटता है, बनता है। और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म लिविंग स्टेट को मेंटेन करता है, मतलब किसी भी सेल को लाइव रखता है, जिंदा रखता है। तो मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के चलते ही एक सेल क्या है, लिविंग स्टेट में मेंटेन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। ये भी आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि जो साइंटिस्ट है वो सारे ऑर्गेनल्स को फॉर्म कर चुके हैं, सिर्फ यही जो ऑर्गेनल्स है, यही जो कंपोनेंट है सेल का, वो नहीं बन पाया है, जिसके कारण अभी नहीं कुछ बन सकता, है ना। तो सारा कंपोनेंट्स बना चुका है साइंटिस्ट, पर साइटो इसको एक याद रखिएगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये बताए थे, ये सेमी फ्लूइड रहता है। मैट्रिक्स मतलब जिसमें सारा चीज फ्लोट करे, सारा चीज रहे, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। आगे हम लोग एक नया कंपोनेंट एक्स ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है सेंट्रिओल। उसको कहा जाता है सेंट्रिओल।
ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट्स में भी नहीं रहता है और प्लांट सेल में भी नहीं रहता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ये जो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सारे ऑर्गेनल्स के बारे में, ये एक ओवरव्यू ऑफ सेल है, मतलब सेल के अंदर रहता क्या क्या है, उसका क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या ऑर्गेनल है, इसके बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। सेंट्रियोल ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। और जितना भी ऑर्गेनल्स हम बताए थे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड था, इसका है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब ये मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता है, ये सेंट्रियोल है ना, ये सिर्फ एनिमल सेल में मदद पाया जाता है। हॉट टॉपिक हो गया सेंट्रियोल मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि पूछ देगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, ऑप्शन दे देगा सेंट्रियोल और 3 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये लगाना है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। और ऑर्गेनल्स होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं, पर इसको याद कीजिए। और ये क्या में मदद करता है, डिवीजन ऑफ द सेल, डिवीजन ऑफ सेल, सेल के डिवीजन में, सेल के मल्टीप्लीकेशन में मदद करता है। जब हम लोग सेल साइकिल और डिवीजन पढ़ेंगे तो इसका फंक्शन पढ़ेंगे, मेन फंक्शन इसी का होता है, ये डीएनए को एक जगह मतलब 2 सेल में बांटने में मदद करता है। उसका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैसे सेंट्रियोल मदद करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन एंड साइकिल में, ठीक है। ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं रहता है। ये तो ऑर्गेनल्स के बारे में पता चल गया, बेसिक कंपोनेंट पता चल गया सेल का। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं, वो भी साइज के बेसिस पे, साइज और शेप के बेसिस पे। ये मेन है टाइप्स ऑफ सेल्स में, मतलब ये 2 भाग में बांटा हुआ, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं साइज शेप पे, फिर अलग अलग तरह का डिफ्रेंसिएशन है। तो साइज शेप के आधार पे पहले अगर सेल को देखें तो बहुत सारे सेल मिलते हैं, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट से लेके, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी है जो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये प्रोकैरियोट्स में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है, ये सेकंड लेसन में पढ़ना है 11th क्लास का। ये एग्जांपल याद रखिए, मेन एग्जांपल है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना, कि स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाता है। अलग अलग ऑप्शन दे देगा, अमीबा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, उसमें मारना है आपको माइकोप्लाज्मा। कहीं कहीं पीपीएलओ भी देता है पर वो नहीं है, आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये कितना नैनोमीटर का रहता है, 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा ये कितना है लेंथ में, 0.3 माइक्रोमीटर। और भी जितने बैक्टीरिया हैं वो बड़ा होते हैं इससे साइज में, है ना, वो 3 से 5 माइक्रोमीटर तक भी हो सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा, जो 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में है। और ये किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोट्स में। तो सबसे छोटा जो सेल पाया जाता है वो प्रोकैरियोट्स में रहता है। इसका अलग एडवांटेज है, डिवीजन में मदद होता है ज्यादा, है ना। फिर जो लार्जेस्ट सेल है, सिंगल आइसोलेटेड सेल, वो है क्या है, ऑस्ट्रिच का एग, है ना। लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच का एग है। क्यों एग है, क्योंकि ये एक सिंगल सेल का बना रहता है, जाइगोट जब बनता है तो वो सिंगल सेल बड़ा होता है ना, तो इसलिए उसको कहा जाता है लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल, क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ये हो गया। फिर एक लॉन्गेस्ट का अगर एग्जांपल देखें तो नर्व सेल, जो हम लोग में पाया जाता है, वो फोटो आप देख सकते हैं ऊपर, नर्व सेल ये लॉन्गेस्ट सेल है, क्योंकि इसका जो एक्सोन रहता है वो बहुत लंबा रहता है ना, आप लोग पढ़े होंगे एक्सोन और उसका बॉडी। तो लार्जेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल, वो हम लोग में पाया जाता है। फिर अगर शेप के बेसिस पे देखें तो अलग अलग एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिगर तक आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बच्चे कि फिगर को छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ते चले जाते हैं और फिगर पे ध्यान नहीं देते हैं। और एनसीईआरटी और नीट एग्जाम क्या करता है, फिगर उठा के पूछ देता है, उसके नीचे जो लिखा रहता है, फिगर नंबर 1 जो लिखा रहता है उसके बगल में, वो देता है ऑप्शन में। और हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो था ही नहीं एनसीईआरटी में, ये कहाँ था, और पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज पे, वो देखिएगा यहाँ पे, उसमें अलग अलग शेप का सेल दिया हुआ है, अलग अलग शेप का सेल दिया हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि वो कैसा शेप का है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन इलोंगेटेड है, कौन कॉलुमनार है,
एमीबॉयड है, एमीबॉयड है, फिर है नैरो सेल्स, नैरो सेल्स, इसको हटा दीजिए, इसे यही है लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, है ना। फिर राउंड है, राउंड सेल, ये एनसीईआरटी का नहीं लिखा हुआ, हम बता रहे हैं अभी, और भी बहुत तरह के सेल होते हैं, पर एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये सब शेप दिया हुआ है सेल के नीचे। लॉन्ग नैरो सेल्स, इसमें क्या क्या है, इलोंगेटेड में ट्रैकीड, जो आप पढ़े होंगे 9th में, जाइलम फाइलम प्लांट में जो पाया जाता है, जो ट्रैकीड होता है जाइलम में, जाइलम का कंपोनेंट है ट्रैकिया और ट्रैकीड, तो ट्रैकीड इलोंगेटेड होता है, जो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, तो वो कैसा होता है, इलोंगेटेड। आप फिगर देखिएगा, इलोंगेटेड है ना, ये है ट्रैकीड। राउंड एंड बाइकनकेव, ये हम लोग का सेल है, आरबीसी, आरबीसी, इसका शेप कैसा होता है, राउंड एंड बाइकनकेव, बाइकनकेव मतलब ऐसा, है ना, राउंड एंड बाइकनकेव। बाइकनकेव मतलब आप समझ रहे होंगे क्या, ये ऊपर से भी अंदर की ओर रहता है, केव, केव मतलब गुफा, अंदर की ओर धंसा रहता है दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से अंदर की ओर धंसा रहता है गुफा की तरह, इसलिए इसका नाम है बाइकॉनकेव, ठीक है। इसका अलग यूज है, ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि इसको सरफेस एरिया को बढ़ाना रहता है, इसलिए इसका शेप राउंड एंड बाइकनकेव हो जाता है, ठीक है। एमीबॉयड, अमीबा का, अमीबा का। लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, ये हम लोग का कोलुमिनार सेल्स है, जो स्टोमेक में पाया जाता है, ये लंबा होता है, कैसा होता है, अमीबा का तो शेप आप लोग जानते होंगे, एमीबॉयड, सीडोपोडिया लाइक फॉर्मेशन बना रहता है, इरेगुलर शेप, है ना, एमीबॉयड। कोलुमिनार्स, ये है कोलुमिनार सेल्स, ये हम लोग के स्टोमिक इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी है बाइकनकेव और डब्ल्यूबीसी है एमीबॉयड। ऐसा क्यों है इसका सेल, दोनों का अलग अलग फंक्शन है, इसका तो बता दिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इसका ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि इसको इन्फेक्शन से लड़ना रहता है, ये हम लोग के बॉडी में प्रोटेक्शन करता है, तो इसको एमीबॉयड रहना जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को, जो भी बैक्टीरिया या कुछ है उसको इनगल्फ करता है, तो इसमें एमीबॉयड शेप रहना जरूरी है, क्योंकि अपने शेप को क्या कर सके, चेंज कर सके अकॉर्डिंगली। एक है ब्रांच्ड, ब्रांच एंड लॉन्ग, ये है नर्व सेल, ये है नर्व सेल, है ना, ब्रांच एंड लॉन्ग। है ना, ये है ब्रांच एंड लॉन्ग, ठीक है। तो अलग अलग शेप का सेल हम लोग पढ़ लिए, साइज का पढ़े, माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट है, बैक्टीरिया फिर बड़ा हो सकता है, आरबीसी का भी साइज दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, फिर नर्व सेल बताएं जो लॉन्गेस्ट है, फिर शेप के आधार पे हम लोग बात किए, इलोंगेटेड, राउंड, बाइकनकेव, फिर बहुत तरह के सेल है, क्यूबॉइडल होता है कुछ सेल क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ फ्लैट रहते हैं जिसको कहा जाता है स्क्वैमस सेल, ये सब टिश्यू में आपको पढ़ना है, स्क्वैमस सेल, है ना। तो ये बहुत तरह के शेप के सेल हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग सीधे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, इसका फीचर क्या है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, कौन कौन ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम कैसा होता है, कौन सा इसका डिफाइनिंग फीचर है, यूकैरियोट से कैसे अलग है, तो ये सब हम लोग बात करेंगे। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो तैयारी कर रहे थे कि कैसे पढ़ना आगे वाला, अब हम लोग उसका तो देख लिए हैं कैसे पढ़ना है, अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं। ये पूरा तो नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो हम लोग इसके बारे में सेल का इन्वेलप कैसा है, मतलब सेल वॉल कैसा है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज कुछ इसके बारे में हम लोग बताते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मेनली किस अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे 9th में कि अलग अलग डिवीजन है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनेरा, है ना, क्लासिफिकेशन। तो ये सब किस में आता है, कौन क्लासिफिकेशन में, मोनेरा में।
ये अलग किंगडम बनाया गया है, जो पढ़ना था आगे क्लासिफिकेशन में, आप लोग जानते होंगे। ये इसके लिए अलग किंगडम है पूरे प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए, किंगडम मोनेरा, है ना। इसको एक साइंटिस्ट नाम दिए थे। तो जितने भी सेल आते हैं वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो आते हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन है, जितने भी बैक्टीरिया हो गए, आर्की बैक्टीरिया, फिर पीपीएलओ एक ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ पेल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, 3 ये हैं। तो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, पीपीएलओ पेल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं माइकोप्लाज्मा, जो अभी बताया था मैंने, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। कुछ एल्गी आते हैं, ठीक है, कुछ एल्गी भी इसमें आते हैं। तो ये सारे किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये सब क्या है, जनरली स्मॉलर होता है, बहुत स्मॉल रहते हैं, है ना, यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले जनरली स्मॉलर इन साइज, तो ये सब स्मॉलर रहता है। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल वो किस किंगडम में आते हैं, मोनेरा में। इसमें कौन कौन आता है टाइप्स, वो है बैक्टीरिया, 2 टाइप्स का, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब पुराना, जो बहुत पहले का बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया मतलब जो अभी इससे मतलब नया बना है। दोनों का अलग अलग फीचर है। फिर तीसरा है पीपीएलओ पेल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चौथा है माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। फिर है एल्गी, कुछ कुछ एल्गी आते हैं। और ये सब क्या होता है, जनरली स्मॉलर होता है साइज में, ठीक है। इसका जनरल फीचर क्या क्या है प्रोकैरियोट्स का, जैसा कि हम बताएं कि ये जनरली स्मॉल होता है ना, पर ये उतना ही फंक्शन करता है जितना यूकैरियोटिक सेल करता है, उसके लगभग सारा फंक्शन ये परफॉर्म करता है, छोटा होने के बावजूद भी, है ना। ये इसमें क्या है मेन, जो आप लोग जानते होंगे, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये सब कॉमन फीचर है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ना ही इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। मतलब जैसा कि हम लोग सेल देखते हैं कॉमन यूकैरियोटिक सेल, उसमें क्या रहता है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करने के लिए एक और मेम्ब्रेन रहता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। ये जो रहता है ये इसमें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है, जिसके कारण जितना भी न्यूक्लियस का जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब वो पूरा अलग नहीं है साइटोप्लाज्म से, वो पूरा पूरा मिला हुआ है ना। दूसरा क्या है, इसमें कोई नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं रहता है, जैसे वैक्यूल्स हो गया या और कोई, वो सब नहीं रहता है ना। ये 2 कॉमन फीचर है प्रोकैरियोटिक के, जो सब हम लोग जानते हैं। फिर और भी फीचर्स हैं इसके, जैसे इसमें क्या है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब नेक्ड डीएनए, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल कवर नहीं रहेगा कोई भी मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब इसका स्पेशल फीचर क्या है, स्पेशल फीचर कुछ क्या है, ये खाली बता देते हैं। स्पेशल फीचर क्या है, जो ये डीएनए रहता है, जो सारे सेल में पाया जाता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, उसको कहते हैं जेनोमिक डीएनए। उसको क्या कहते हैं हम लोग, जेनोमिक डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछा गया है शायद पिछले ही नीट के एग्जाम में। एक होता है जेनोमिक डीएनए जो सारे सेल्स में पाए जाते हैं, और जो डीएनए अदर देन जेनोमिक डीएनए है उसको कहते हैं प्लाज्मिड। उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, जो जेनोमिक डीएनए से अलग है। जैसे ये सेल है प्रोकैरियोट्स का, इसमें ये डीएनए है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, पूरा फैला हुआ है, उसके इसके अलावा जो डीएनए पाया जाएगा सेल में, जैसे ये डीएनए है कोई भी मान लिए, तो ये क्या है, प्लाज्मिड इसको कहते हैं। अदर देन जेनोमिक डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ये रहता है सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल
सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ होगा, देख लीजिएगा। प्लाज्मिड क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए, है ना, इन द प्रोकैरियोटिक इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और ये क्या है? ये स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोट्स को। ये क्या करता है? स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है कोई भी बैक्टीरिया को। इसको कहते हैं फेनोटिपिक फीचर। फेनोटिपिक फीचर, स्पेशल फेनोटिपिक फीचर, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या है? सारे बैक्टीरिया में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इन्फेक्शन वाला, अगर ये डीएनए है उसमें स्पेशल फीचर है तो वो एंटीबायोटिक से हार्म नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मिड या कोई भी, ये लिखा हुआ है, ये पूछेगा आपको। इसका काम क्या? रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये मेन फीचर है। अगर जिसमें भी ये प्लाज्मिड रहेगा उसका क्या होगा? रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक के प्रति उसका रेसिस्टेंस रहेगा वो बैक्टीरिया का। यह स्पेशल फीचर यही प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है, जो अलग रहता है, जेनोमिक डीएनए से अलग रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना बैक्टीरिया का, ये कुछ कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसका एक और काम क्या है? जब हम लोग मतलब जैसा अभी कोरोना का वैक्सीन बन रहा है तो उसमें क्या है कि अगर वैक्सीन बनाना है तो हमको इसका यूज करना पड़ता है बैक्टीरिया का। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो हम लोग क्या करते हैं, उसका डीएनए काट के अलग अलग उसका डीएनए इसमें जोड़ देते हैं। जैसे कोई डीएनए है, मान लिए ये प्लाज्मिड है, ये बायोटेक में पढ़ना है 12 में। अगर ये प्लाज्मिड है और हमको इसमें कोई अलग जीन जोड़ना है, ये डीएनए जोड़ना है, ये मतलब इंपॉर्टेंस डीएनए है, ये बेनिफिशियल है, इससे हमको कोई प्रोटीन बनाना है, तो इसको हमको इसमें जोड़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं, जेनोमिक डीएनए में नहीं जोड़ते हैं, हम लोग प्लाज्मिड में जोड़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के चलते हम लोग का बहुत सारा वैक्सीन बनता है, बहुत सारा दवाई बन पाता है। इसको क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं, है ना, और इसको ले जाके यहाँ एडप्ट कर देते हैं, इसको एडप्ट कर देते हैं। तो अब ये बैक्टीरिया जो हार्मफुल था अब क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। अब मेरे लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, और हमको जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन ये बना के देगा, अपने अंदर बनाएगा। इसको हम लोग अलग कंटेनर में फिर ग्रो करवाते हैं और इससे बेनिफिशियल जो प्रोटीन है वो लार्ज अमाउंट में हम लोग को मिलता है। तो इसका दो काम है, पहला तो रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो ये दो काम है इसका प्लाज्मिड का। और आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में पूरे डिटेल अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, प्रोकैरियोट का कुछ पार्ट और फिर यूकैरियोट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि वो वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो।